6 अगस्त 1945 जापान के हिरोशिमा शहर में गर्मियों का मौसम चल रहा था। मंडे का दिन था। सुबह सुबह सभी लोग अपना काम करने के लिए घरों से बाहर निकले ही थे कि तभी आसमान में एक अमेरिकन बोइंग B-29 विमान उड़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक 8:15 पर इस प्लेन में से कोई चीज निकलकर नीचे गिरती है, लेकिन हिरोशिमा के लोग इस चीज से बिल्कुल अनजान थे कि ये चीज क्या है। इन लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब है। फिर अगले 44 सेकंड्स तक ये एटॉमिक बॉम्ब नीचे गिरता रहा और फिर पलक झपकते ही सब कुछ खत्म हो जाता है। बॉम्ब के डेटोनेट होते ही एक फायरबॉल बन जाती है, मानो धरती पर ही एक छोटा सा सूरज बन गया हो। सरफेस का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इंस्टेंटली 80,000 लोग मारे जाते हैं। लेकिन आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों करा, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima. The city of Hiroshima lies prostrate after the withering blast which wiped out Nagasaki, the great naval base which became the second target 3 days later. After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. दोस्तों, हमारी कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वार 2 से। ये वार 1939 में शुरू होती है। ये लड़ाई मेनली दो अलायंसेस के बीच लड़ी जा रही थी। एक तरफ थे जर्मनी, इटली और जापान, जिन्हें एक्सिस पावर्स कहा जाता है, और दूसरी तरफ से यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, पोलैंड और नेदरलैंड्स जैसे देश, जिन्हें एलाइज पावर्स कहा जाता है। इस वार में अभी तक अमेरिका ने हिस्सा नहीं लिया था और वह बिल्कुल न्यूट्रल था। वर्ल्ड वार 1 के बुरे एक्सपीरियंस के बाद अमेरिका ने सोच रखा था कि चाहे अब यूरोप और एशिया में कुछ भी हो, लेकिन वो इनकी लड़ाई में हिस्सा नहीं लेगा। लेकिन एक देश था जो अमेरिका को कंटिन्यूअसली परेशान करे जा रहा था, और वो था जापान। दरअसल जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी थी और इसीलिए जापान ने अपने आसपास के हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड पूरी कर सके। कोरिया, ताइवान और चाइना के बड़े इलाकों पर जापान कब्जा कर चुका था। पैसिफिक ओशियन में भी इसके करीब की जगह जैसे फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया पर भी इसकी नजर थी। पर दिक्कत ये थी कि मलेशिया ब्रिटिश कॉलोनी थी, इंडोनेशिया नेदरलैंड्स की और फिलीपींस अमेरिका की कॉलोनी थी। अमेरिका को जापान का दूसरे देशों पर कब्जा करना ठीक नहीं लग रहा था। एक तरफ यूरोप में हिटलर था जो एक के बाद एक देश पर हमला कर रहा था और उन पर कब्जा कर रहा था, और दूसरी तरफ एशिया में जापान था जो दूसरे देशों पर कब्जा कर रहा था। अमेरिका इस वार में एंटर तो नहीं होना चाह रहा था, लेकिन उसने सोचा कि जापान को रोकने के लिए यहाँ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और फिर 1941 में अमेरिका ने जापान को ऑयल देना बंद कर दिया। जापान के लिए ऑयल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स था और इसके पास इसका खुद का ऑयल भी नहीं था, बल्कि ये अपनी जरूरत का 80% ऑयल अमेरिका से ही इंपोर्ट करता था। अमेरिका ने जापान के आगे ये शर्त रखी कि सबसे पहले उसे चाइना में अपना कब्जा छोड़ना होगा, फिर जाके उसे ऑयल दिया जाएगा। जापान के लिए एक बहुत ही मुश्किल फैसला था, लेकिन उसने फैसला किया कि वो चाइना से अपने फौजी वापस नहीं बुलाएगा, बल्कि उसने अंदर ही अंदर एक प्लान बनाया कि वो ऑयल के लिए इंडोनेशिया पर कब्जा करेगा। लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि इंडोनेशिया नीदरलैंड्स की कॉलोनी थी और इंडोनेशिया पर कब्जा करने से पहले उसे फिलीपींस पर कब्जा करना पड़ेगा जो अमेरिका की कॉलोनी थी। जापान को पता था कि अगर उसने फिलीपींस पर कब्जा करा तो इसकी जवाबी कार्रवाई पैसिफिक ओशियन में ही मौजूद यूएस नेवल बेस पर्ल हार्बर से की जाएगी। जापान के पास ऑयल तेजी से खत्म हो रहा था। इनके पास हमला करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। जापान ने सोचा कि फिलीपींस पर कब्जा करने से पहले वो पर्ल हार्बर पर सरप्राइज अटैक करेंगे और इनके सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स, इनके सारे जहाज और फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ा डालेंगे, जिससे कि ये आसानी से फिलीपींस पर कब्जा कर सकते हैं। इसी सोच के साथ 7 दिसंबर 1941 को जापान अमेरिका के नेवल बेस पर्ल हार्बर पर सरप्राइज अटैक करता है। 350 से भी ज्यादा जापानीज नेवी के एयरक्राफ्ट अमेरिका के नेवल बेस पर्ल हार्बर पर हमला करते हैं और 2 घंटे के अंदर अंदर लगभग 20 यूएस नेवी की शिप्स, 188 एयरक्राफ्ट्स और 2000 से भी ज्यादा यूएस मिलिट्री के लोग मारे जाते हैं। कुछ ही घंटों बाद जापान एकदम से जाकर फिलीपींस पर कब्जा जमा लेता है। लेकिन दोस्तों, अगर रियलिस्टिकली इस चीज को देखा जाए तो जापान ने ये बड़ा बेवकूफी वाला काम करा। जापान ने सोचा कि हम उनकी मिलिट्री बेस को ही खत्म कर देते हैं और फिर इनकी टेरिटरी पर कब्जा कर लेते हैं, और इन्होंने कहा है कि ये इस वार से दूर रहेंगे, इसीलिए हम सेफ हैं और ये हमसे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन ऑब्वियसली अमेरिका जैसे बड़े देश की टेरिटरी पर आप कब्जा जमा रहे हैं, उनकी मिलिट्री बेस पर हमला कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमसे कुछ नहीं कहेंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं। ऑब्वियसली इसके रेस्पॉन्स में अमेरिका भी ऑफिशियली डिक्लेयर कर देता
देता है कि वो भी इस वार में आ रहा है और पर्ल हार्बर के अटैक के अगले ही दिन जापान के खिलाफ जंग छेड़ देता है। और दोस्तों यही वो समय था जब अमेरिका भी ऑफिशियली वर्ल्ड वार 2 का हिस्सा बनता है। इसके बाद ब्रिटेन और चाइना भी जापान के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं और ऐसा होते देख नाजी जर्मनी और इटली भी यूएस के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं और इस तरह 1941 के एंड तक वर्ल्ड वार 2 अपने पीक पर लड़ा जा रहा था और उस समय के ऑलमोस्ट सभी मेजर एंड पावरफुल देशों ने एक दूसरे के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। दोस्तों वर्ल्ड वार 2 अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसे किसी और वीडियो में डिस्कस करते हैं और इसकी ज्यादा डिटेल्स में ना जाते हुए आप बस इतना जान लें कि 1943 तक इटली सरेंडर कर देता है और 1945 में हिटलर सुसाइड कर लेता है और फिर जर्मनी भी सरेंडर कर देता है। तो एक्सेस पावर्स में सिर्फ जापान ही बचता है जिसने सरेंडर नहीं किया होता है। पर्ल हार्बर में अटैक के बाद अमेरिका और जापान के बीच अगले 4 साल तक बहुत ही इंटेंस लड़ाई चलती है जिसमें अमेरिका का पलड़ा भारी था। जापान इस जंग में बहुत कमजोर हो चुका था लेकिन वो किसी भी हालत में हार मानने को तैयार नहीं था। अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं कर रहा था। अमेरिका ने कई तरीके अपनाए जापान को सरेंडर कराने के, जैसे इन्होंने सोचा कि जापान का फुल स्केल इन्वेशन किया जाए, मतलब अपनी मिलिट्री को भेजें और ऑन ग्राउंड जाकर जापानीज एम्परर को ओवरथ्रो करें। इसीलिए अमेरिका प्लान करता है ऑपरेशन डाउनफॉल। अमेरिका और जापान के बीच में आखिरी बड़ी लड़ाई लड़ी जाती है द बैटल ऑफ ओकिनावा। अमेरिका अपनी मिलिट्री भेजता है कि ऑन ग्राउंड जाकर फिजिकली यहाँ पर कब्जा किया जाए और सामने कोई भी ऑब्स्टेकल आए तो उसे हटा दिया जाए। फिर इसके बाद ये अपना फुल स्केल इन्वेजन करेंगे, ऑपरेशन डाउनफॉल। लेकिन ओकिनावा की लड़ाई अमेरिका को चौंका कर रख देती है। जापानीज लोग हार मानने को तैयार ही नहीं थे। हर इंसान अपनी आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार था। सरेंडर का तो कोई सवाल ही नहीं था। इवेंचुअली अमेरिका ने ये लड़ाई जीत ली, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। इस लड़ाई में 12,000 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए और 36,000 से ज्यादा सोल्जर्स इंजर्ड हो गए। दूसरी तरफ जापान के टोटल लगभग 1,10,000 लोग मारे गए और इसी वजह से इस बैटल को ब्लडीएस्ट बैटल कहा जाता है पैसिफिक वार का। ये स्टैट्स सुनकर अमेरिका के मिलिट्री लीडर्स ने सोचा कि इस तरह से तो हमारा ऑपरेशन डाउनफॉल काम करेगा नहीं। हाँ, शायद ऐसा हो सकता है कि अगर हम अपनी सारी मिलिट्री सभी लोगों को वहां भेजें तो ये काम कर सकता है, हम जीत सकते हैं, लेकिन किस कीमत पर। इस छोटी सी लड़ाई में ही हमारे इतने सोल्जर्स मारे गए और उनके साइड से भी हजारों लोग मारे गए। अगर हम इस तरह से ऑन ग्राउंड जाकर कब्जा करने लगे तो और कितने लोग मारे जाएंगे, अनइमेजिनेबल होगा ये सोचना, क्योंकि जापान के लोग तो सरेंडर करने को राजी ही नहीं हैं। अमेरिका और अलाइस ने सोचा यहाँ कोई और तरीका अपनाना होगा जापान को सरेंडर करवाने का। इसी बीच अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो काफी समय से अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और पूरे वर्ल्ड वार 2 के दौरान ये प्रेसिडेंट रहे थे, वो 12 अप्रैल 1945 को गुजर जाते हैं। इनके बाद वाइस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बनते हैं। अब वार को खत्म करने की सारी जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ जाती है। इसी बीच इन्हें एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट द मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है, जहां कई दिग्गज साइंटिस्ट सीक्रेटली दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब बना रहे हैं। दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बना और इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट की अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, जिसे मैंने इस वीडियो में बताया है। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी, जिसे आप इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हैं। अगर कहानी पर वापस आए तो 16 जुलाई 1945 को दुनिया के पहले एटॉमिक बॉम्ब को टेस्ट किया गया, जो सक्सेसफुल रहा। प्रेसिडेंट ट्रूमन को लगा कि इन्हें इनका जवाब मिल चुका है। इन्होंने डिसाइड करा कि जापान पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया जाएगा। जापान पर बॉम्ब गिराने से पहले इन्हें एक लास्ट वार्निंग दी जाती है। 26 जुलाई 1945 पोट्सडैम डिक्लेरेशन। अमेरिका के प्रेसिडेंट, चाइना के लीडर और यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर साथ में आते हैं और जापान से अनकंडीशनल सरेंडर डिमांड करते हैं। ये बिना स्पेसिफाई किए कि एटॉमिक बॉम्ब की बात कर रहे हैं, ये जापान को वार्निंग देते हैं कि अगर जापान सरेंडर नहीं करता है तो इसका नतीजा होगा प्रॉम्प्ट एंड अटर डिस्ट्रक्शन, यानी पूरी तरीके से तबाही। जापानीज लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एटॉमिक बॉम्ब जैसा कोई हथियार एग्जिस्ट भी करता है दुनिया में। जापान इस पोट्सडैम डिक्लेरेशन को रिजेक्ट कर देता है और फिर ये डिसाइड होता है कि जापान के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब गिराया जाएगा। 6 जुलाई 1945 को सुबह 8:15 पर जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर एक बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस एयरक्राफ्ट देखा गया। इस जहाज ने 4400 किलो वजनी लिटिल बॉय नाम का एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा के ऊपर गिरा डाला। 43 सेकंड्स तक ये बॉम्ब गिरता रहा और फिर एकदम से सब कुछ व्हाइट हो गया। इसके बाद एक फायरबॉल जमीन से आसमान की तरफ गया, जिसने जमीन का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया। ये हिस्ट्री का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक था, जिसने एक चुटकी में ही हिरोशिमा की ज्यादातर बिल्डिंग्स को एक मिट्टी का ढेर बना दिया। जापानीज लीडर जब तक वो सोच पाते कि इसके सिर्फ 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को अमेरिका
जापान पर एक और एटॉमिक बॉम्ब गिरा देता है। इस बार ये बॉम्ब नागासाकी शहर पर गिराया गया। इस बॉम्ब का कोड नेम फैटमैन था और इस 4670 किलो वजनी बॉम्ब ने पूरे नागासाकी शहर को तबाह कर दिया। ये वो 2 न्यूक्लियर बॉम्ब थे जो इंसानों पर इस्तेमाल होने वाले पहले और आखिरी न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे। एक एस्टिमेट के अनुसार इन दोनों बॉम्बिंग्स में 2 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इस हमले के अगले ही हफ्ते जापान ने अमेरिका और अलाइस के सामने सरेंडर कर दिया और इसके साथ ही वर्ल्ड वार 2 भी खत्म हो गया। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी हिरोशिमा और नागासाकी के एटॉमिक बॉम्बिंग्स के बारे में। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दुनिया का पहला न्यूक्लियर वेपन कैसे बना इसकी अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसे जानने के लिए आप मेरी ये वीडियो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में।